हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज 10 फरवरी 2026 का ग्रुप डी के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण लोहे की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाता है गैल्वेनीकरण में। ऑप्शन ए केवल चांदी धातु के परत चढ़ाकर, ऑप्शन बी की केवल तांबा धातु के परत चढ़ाकर, ऑप्शन सी केवल निकेल धातु की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी की केवल जिंक धातु। तो किनका परत चढ़ाकर के जंग लगने से बचाता है गैल्वेनीकरण में लोहे की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाता है। तो किसका? तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जिंक धातु की पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थिर खड़ा है, ठीक है, बोलता है जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और जमीन द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर और विपरीत होते हैं। क्या यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? तो आपको क्या लगता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ इसमें काम कर रहा है? तो यहाँ पे तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि पहला कि हाँ, क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं जिससे गति रुक जाती है। नहीं। ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा तो नहीं, एक ही पर काम कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा कि हाँ, क्योंकि दोनों बल परिणाम में बराबर और विपरीत होते हैं। ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन डी कि नहीं, क्योंकि दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका नीला रंग फीका क्यों पड़ जाता है, ये आप लोगों को बतलाना है। तो मतलब देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, उसका जो नीला रंग होता है वो फीका पड़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थानिक स्थिति में सबसे अधिक देखा जाता है? जब धारा और क्षेत्र समांतर होते हैं। ऑप्शन बी है कि जब धारा तत्कालीन रूप से परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी है कि जब धारा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। ऑप्शन डी है कि जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तभी ना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का एक आवश्यक गुण क्या है? एक आवश्यक गुण बतलाना है कि इनमें से क्या है। यह एक उपयुक्त धातु, नमक और जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। ऑप्शन बी है कि यह पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से गैर प्रतिक्रियाशील रहना चाहिए। ऑप्शन सी है कि यह विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुशलता से गर्मी का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन डी है कि यह पानी और तटस्थ तेल की एक परत दोनों से बना होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह एक उपयुक्त धातु नमक का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल रखता है? फटाफट आंसर कीजिए। क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। तो कौन रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्पादन विधियों की जाती है? मतलब कि किस मछली उत्पादन का कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है कश्मीर के क्षेत्रों में? ऑप्शन ए मोती संवर्धन, ऑप्शन बी खारे पानी की मत्स्य पालन, ऑप्शन सी समुद्र मत्स्य पालन। तो वहाँ खारे पानी का तो हो नहीं सकता, समुद्र मत्स्य पालन तो हो नहीं सकता, मोती संवर्धन और ऑप्शन डी है जो जलीय कृषि। तो क्या हो सकता है? तो उधर जो पाया जाता है ना, जो वहाँ पे मछली उत्पादन की विधियाँ पाई जाती है वो क्या है? जलीय कृषि है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण के लिए, ठीक है, एक समान त्वरण समान है, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है कि भी टी ग्राफ में, भी और टी ग्राफ मतलब वेग और समय के ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो बतलाना है।
धनात्मक ढलान त्वरण को इंगित करता है, सही बात है। जब धनात्मक ढलान रहेगा तो क्या होगा, त्वरण को इंगित करेगा। ऑप्शन बी है कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, ठीक है, विस्थापन के कारण होता है, सही है। ऑप्शन सी कि VT ग्राफ की ढलान स्थिर, मतलब VT ग्राफ की ढलान स्थिर होती है। ऑप्शन डी के VT ग्राफ हमेशा घुमावदार होता है, तो VT मतलब ऑप्शन सी जो है VT ग्राफ की ढलान स्थिर होती है, ये भी सही है। ऑप्शन टी है कि VT अर्थात वेग समय ग्राफ हमेशा घुमावदार होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एक समान त्वरण के लिए जो VT अर्थात वेग और समय के ग्राफ में घुमावदार तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी होगा तो क्या होगा, सीधा लाइन होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत कथन को हमको चुनने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन आमतौर पर प्रजनन तंत्र के किस क्षेत्र में होता है, ये बताइए। ऑप्शन ए अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में कि डिंबवाहिनी नलिका में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं किस में होता है, फॉलोपियन ट्यूब में अर्थात डिंबवाहिनी नलिका में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डिंबवाहिनी नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पौधे को उनके बीज फैलाव के सही तरीकों से सुमेलित करिए। स्तंभ ए, स्तंभ बी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पौधे को अर्थात जो दिया गया है वो पौधे को उसका बीज का फैलाव मतलब क्या है कि उसका बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक जगह से दूसरे जगह तक किस कारण फैल रहा है उसको मिलाना है, ठीक है। तो जैसे एक है पहला ऑप्शन में है कि डेंडिलियंस इनमें से किन कारणों से, ऑप्शन बी तरफ कारण है कि किसके द्वारा या किसके जरिए किसके द्वारा जो है उसका फैलाव हो रहा है। ऑप्शन बी है कि कमल का किसके द्वारा फैलाव हो रहा है। ऑप्शन सी है कि आम का किसके द्वारा फैलाव हो रहा है। ऑप्शन डी है कि अरंडी का किसके द्वारा फैलाव हो रहा है। तो देखिए कमल का जो, देखिए सबसे पहले जो है कि डेंडिलियंस और अरंडी का आपको दिक्कत करेगा, बाकी कमल का और आम को तक दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि कमल का आप लोग सबको जानते हैं कि उसका पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, फैलाव किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आम का, वो आम का भी जानते हैं कि आप लोग आम का भी जो होता है वो जानवरों के द्वारा, जानवर खाएं फिर कहीं जाके, मतलब जानवर के द्वारा क्या होता है, इनका फैलाव होता है, ठीक है। उसी प्रकार है कि अब यहाँ पे बचा कि डेंडिलियंस मतलब सिंगपर्नी और अरंडी, तो ठीक है। तो अरंडी जो होता है ना, अरंडी जो होता है वो विस्फोटक के द्वारा होता है, डेंडिलियंस जो अर्थात सिंगपर्नी जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, ठीक है। उसका जो फैलाव होता है वो हवा के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर इस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में शामिल है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या शामिल है, कैसे बनता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए कि द्विबंधित अणुओं में परमाणुओं का जुड़ना। ऑप्शन बी है कि एक कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन होना। ऑप्शन सी कि एक परमाणु या परमाणुओं के समूह का दूसरे में प्रतिस्थापन होना। ऑप्शन डी है कि सरल अणु बनाने के लिए परमाणुओं को हटना। तो इस प्रश्न का सही मतलब उपयुक्त जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक परमाणु या परमाणु के समूह का क्या होता है, दूसरे में प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक आवर्धन द्वारा कीटनाशकों की अधिकतम सांद्रता किस पोषी स्तर पर होती है। ऑप्शन ए देखिए अधिकतम सांद्रता बोला जा रहा है, ठीक है, कि किस पोषी स्तर पर होती है। ऑप्शन ए तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीयक उपभोक्ता पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। कौन सा कथन शामिल परिवर्तनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए कि एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन बी कि यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पदार्थ केवल मिश्रित होते हैं। ऑप्शन सी है कि एक प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी है कि लोहा सल्फर में घुलकर विलयन बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि यह एक रासायनिक परिवर्तन, मतलब यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक नया पदार्थ बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि द्रव्यमान को m से डिनोट किया गया है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को v वेग से चल रही है, ठीक है।
गतिज ऊर्जा भी वेग से चल रही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है भी वेग से चल रही है। बार बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वही होता है। और बोल रहा है कि 25 जूल है, क्या 25 जूल है जी, तो यहाँ से समझ में आ गया कि गतिज ऊर्जा जो है वो टोटल 25 जूल है, ठीक है। अब बोला जा रहा है आगे कि जब उसका वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए अर्थात v को 3v कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, mv², ठीक है। तो m को तो सेम रखने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको क्या करने बोल रहा है कि v के जगह पे 3v करेंगे। तो v² करेंगे तो देखिए 3v के स्क्वायर को करेंगे मतलब 3v रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v हो जाएगा, ठीक है। 9v होने के कारण क्या है कि यदि आप क्या करते हैं कि 9 को मतलब कि 9 को निकाल मतलब 9 को क्या कीजिए कि इंटू में है तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं कि 9 इंटू हाफ mv², क्या लिख सकते हैं 9 इंटू हाफ mv² लिख सकते हैं। इसको जब पुट करने के बाद 3v पुट करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे 9 के लिए 9 रह जाएगा और इतना के लिए हाफ mv² के लिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 25 जूल। तो अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 9 225 जूल, ठीक है, 225 जूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में ग्रान संकेतक के रूप में कार्य करता है। ग्रान संकेतक मतलब समझ रहे हैं ना, बोलता है कि ऑप्शन ए कि प्याज का अर्क क्षार में गंध बदलता है अर्थात गंध, ठीक है। ऑप्शन बी है कि हल्दी क्षार में नीली हो जाती है। ऑप्शन सी है कि फिनोलेफ्थिलीन अम्ल में गुलाबी हो जाती है। ऑप्शन डी है कि मेथिल ऑरेंज क्षार में गंध उत्पन्न करता है। तो देखिए अम्ल क्षार अभिक्रियाओं का जो ग्रान मतलब गंध संकेतक के रूप में जो कार्य करता है, इसका सही एग्जाम्पल जो है, इसका सही एग्जाम्पल क्या है कि प्याज का अर्क जो है क्षार में गंध बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आकार को निर्धारित करता है। आप लोग ये बताइए कि परमाणु का आकार का निर्धारण कि कौन सा कारक इनमें से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि नाभिक का द्रव्यमान, की न्यूट्रॉन की संख्या, की प्रोटॉन की संख्या। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही मुख्य कारण है कि परमाणु के आकार को निर्धारित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उनका सिद्धांत क्या है, तैरना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, कि ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, कि ऑप्शन डी एनेरॉइड बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना, इनमें से कौन सा कोशिका संरचना है जो अमीबा को अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में मदद करती है। कौन सा, किसके द्वारा जो है अमीबा अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करती है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, पच्छाम के द्वारा, कि कसाबिका के द्वारा, कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अमीबा जो होती है वो अपने खाद्य पदार्थ का क्या करता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को दर्शाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच क्या समान है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन ए है कि दोनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी कि दोनों के पास अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि दोनों श्वसन करते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी तो कि दोनों में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है कि दोनों के पास अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 U है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान कितना है जी, 63। बोलता है यदि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो शेष तत्व परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो देखिए टोटल दिया हुआ 63, ठीक है, टोटल दिया हुआ 63, जिसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस मतलब कि ऑक्सीजन 3 का कितना हो जाएगा 16 या 48। तो टोटल कितना हो गया जी 48 और 1 49, ठीक है। तो 63 माइनस 49 करेंगे तो कितना बचेगा 14 यूनिट, ठीक है, 14 U, अर्थात द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी मिलता है यहाँ पे कि एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाएं की ओर रखा हुआ 80 सेंटीमीटर पर रखा जाता है।
बोल रहा है कि एक वस्तु को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है जिसका फोकस मतलब कि उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है। अर्थात आप समझ गए ना कि कहाँ पे रखा जा रहा है, सेंटर पे रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फोकस जब 40 है तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा जी, फटाफट बताइए, सेंटर 80 हो जाएगा, अर्थात सेंटर पे रखा जा रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस के दाहिने ओर स्क्रीन कहाँ रखनी चाहिए ताकि बनी हुई छवि वास्तविक, उल्टी और एक समान आकार की हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टी बनेगा और एक समान बनेगा, जिस यहाँ जितना रहेगा उतना ही वहाँ पे भी बनेगा, उतना ही बराबर बनेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्क्रीन को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट का विभवांतर भी, उसमें 1 एम्पियर, ठीक है, आई, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, बोलता है V इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि V को हम 1 वोल्ट रखें, V के जगह पे हम 1 वोल्ट यूज करते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है, और I के जगह पे 1 आई यूज करते हैं, 1 आई यूज करते हैं, तो R पूछ रहा है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, R इज इक्वल टू V बटा आई हो जाएगा कि नहीं, V बटा आई हो जाएगा, और V बटा आई हो जाएगा मतलब एक भी एक आई हो जाएगा तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक ही ओम ना होगा, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रधान अक्ष के समांतर मतलब फटाफट बताइए, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की कई किरणें उत्तल लेंस पर पड़ रही है तो मतलब अपवर्तित किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधान अक्ष समझ रहे हैं, काल्पनिक जो रेखा होती है, बोल रहा है वे बिना किसी विचलन के गुजरती है, ऑप्शन बी है कि वे अनंत पर मिलती है, ऑप्शन सी है कि वे लेंस के विपरीत दिशा में एक बिंदु पर अभिसरित होती है, ऑप्शन डी कि वे प्रधान फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए जब मुख्य अक्ष के मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर जब होगी तो ये क्या होगा कि एक जगह पे क्या होगा, बोलता है वे लेंस के विपरीत दिशा में एक बिंदु पर अभिसरित होती है, एक जगह पे अभिसरित होगा, किसमें, तो उत्तल लेंस में अभिसरित होता है, ये बात सही है। जब पैरेलल जाता है तो कहाँ पे होगा, एफ पे जाके अभिसरित होता है, और यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि जब यहाँ पे उत्तल लेंस था तो अभिसरित होता और अवतल लेंस आता तो क्या होता, डाइवर्जिंग होता, अपसरित होता, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को मानव पुरुषों में यौन परिपक्वता के हिस्से के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। पुरुषों में पूछा गया है कि पुरुषों में यौन परिपक्वता के हिस्सों के रूप में कौन सा इस कथन है जो जिसको माना जा सकता है। कुल्लों में वसा का जमाव, कुल्लों में वसा के जमाव के कारण क्या होता है जी, दर्द करता है, ऑप्शन बी है कि आवाज का फटना, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी की ऊंचाई में वृद्धि। तो इसका कौन सा कथन है जो यौन परिपक्वता मतलब पुरुष के यौन परिपक्वता का हिस्सा माना जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवाज का फटना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आवाज का फटना। इस प्रकार हम लोग 10 फरवरी 2026 में पूछा गया ग्रुप डी के शिफ्ट 3 में जो पूछा गया था वो सारे साइंस का प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।